हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जनगणना 2011 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, समय को बिना खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जनगणना की बात करें, तो जनगणना जनसंख्या की सरकारी स्तर पर की जाने वाली आधिकारिक गणना है, जो समय समय पर की जाती है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो भारत में यह हर 10 साल में किया जाता है। जो कराने वाली संस्था है वो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। अगर इसकी कानूनी आधार की बात करें, तो जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अगर भारत में हम लोग जनगणना के इतिहास की बात करें, तो जहां पहली बार जनगणना की गई थी वो थी ढाका, जो कि बांग्लादेश में पड़ती है, उसकी कैपिटल है। लगभग 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा यहाँ पर पहली बार जनगणना कराया गया था। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है। अगर पहली बार भारत में जनगणना की बात करें, तो 1872 में, जो कि अपूर्ण रूप से जनगणना की गई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगर पूर्ण रूप से बात करें, तो 1881, जिस टाइम जनगणना के आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लाउडन थे। अगर हम लोग गवर्नर की बात करें, तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल चल रहा था 1880 टू 1884। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। अगर अंतिम जनगणना की बात करें, तो 2011 में हुई थी। ये 2011 वाली जो जनगणना थी, अगर 1872 से काउंट करें, तो ये हमारी 15वीं नंबर की जनगणना थी, और वही स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं नंबर की जनगणना थी। जनगणना 2021 में फिर से होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण इसे अक्टूबर 2024 तक टाल दिया गया था। अगर हम लोग जनगणना 2011 की बात करें, तो उस टाइम रजिस्ट्रार जो जनरल था वो सी.एम. चंद्रमौली थे। सी.एम. चंद्रमौली को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो 2011 की जो जनगणना थी, उसमें आबादी इतनी बढ़ गई कि हम लोग गिनते गिनते चंद्रमा पर पहुंच गए। आबादी इतनी बढ़ गई कि हमें चंद्रमा तक जाना पड़ा। तो चंद्रमा से आप लोग चंद्रमौली को रिलेट कर सकते हैं। फिर हम लोग सभी नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कुछ कर, हमारी आबादी कंट्रोल में ला। तो 2025 के जो वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल थे, वो कौन है? एम के नारायण। अगर हम लोग इसके मोटो की बात करें, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसका हिंदी अर्थ होता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। डेटा 35 राज्यों से एवं केंद्र शासित प्रदेशों से और 640 जिलों से एकत्रित किया गया था। अगर हम लोग सेंसस 2011 की डेटा की बात करें, तो कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ थी। विश्व जनसंख्या की यह 17.5 करोड़ थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। अगर चाइना की बात करें हिस्सेदारी की, तो वो 19.4% थी। पुरुषों की जनसंख्या 62.37 करोड़ और महिलाओं की जो जनसंख्या थी वो 58.64 करोड़ थी। स्टैंडर्ड अर्बन एरिया, इसकी अवधारणा 1971 की जनगणना से शुरू हुई थी। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, मान लीजिए कोई बड़ा शहर दिल्ली है, ठीक है, उसके आसपास नोएडा बसी है, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे इलाके शहर से जुड़े हुए हैं। लोग रोज काम करने के लिए आते जाते रहते हैं दिल्ली में। तो इन सभी को मिलाकर एक बड़ा शहर क्षेत्र माना जाता है। बस इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड अर्बन एरिया। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र ऐसा राज्य था जिसमें सबसे अधिक झुग्गी बस्तियां जनसंख्या में थी, और केंद्र शासित की अगर बात करें, तो दिल्ली में सबसे अधिक स्लम जनसंख्या थी। ये जनसंख्या से रिलेटेड डाटा है आपके सामने, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेट करके।
आपको ये चार्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना है। तो जनसंख्या के आधार पर ये चार्ट है। राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो ये ट्रिक से आपका यूपी का महान हार है। क्यों महान हार है भाई? क्योंकि वहाँ की आबादी, वहाँ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी अधिक है। यूपी को काफ़ी अधिक मैन सोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग यूपी का महान हार कह सकते हैं इसको। यूपी का महान हार, यूपी से हम लोग यूपी उत्तर प्रदेश को रिलेट कर सकते हैं, महान से महाराष्ट्र को, और हार से बिहार को। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम है, आपका सिक्किम है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। इसको हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, तो सिक्के कम मिले तो मजा अधूरा लगता है। अगर आपको सिक्के कम मिले तो जो मजा है वो अधूरा हो जाता है। सिक्के से हम लोग सिक्किम राज्य को रिलेट करेंगे, मजे से मिजोरम को, और अरुणाचल प्रदेश अधूरे से अरुणाचल प्रदेश को। अगर हम लोग यूटीज की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में है, और जो कम जनसंख्या है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको लगभग जितने भी अच्छे अच्छे डाटा है उसमें लक्षद्वीप आपको टॉप करते हुए नजर आएगा। जिले की बात करें तो थाना का महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में जो थाना है वो जिला सबसे टॉप में है जनसंख्या में, दिव्यांग वैली अरुणाचल प्रदेश में। शहर की बात करें तो मुंबई ऑन द टॉप एंड कपूरथला ऑन पंजाब। अब हम लोग ग्रोथ रेट की बात करेंगे, यानी कि वृद्धि दर। 2001 से 2011 तक के दौरान भारत की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर थी वह 1.64% थी। वही 2001 की जो दशकीय वृद्धि दर है वह 17.64 है। आपकी हर महीने की बात करें तो उसमें भी 64 है, और दशकीय की बात करें तो वो भी आपकी 64 है। इससे रिलेट करके आप डाटा को याद रख सकते हैं। 2001 और 2011 के दौरान कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी, तो 181 मिलियन 18-19 करोड़ 18.19 इसको ऐसे पढ़ के आप लोग याद रख सकते हैं। 2011 के दौरान पुरुष वृद्धि दर कितनी थी, तो 17.19%, और वही महिलाओं की बात करें तो 18.12%, 17-18 ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। भारत में सर्वाधिक दशकवार यानी कि दशकीय वृद्धि दर कब दर्ज किया गया था, तो 1961 से 1971 के बीच। 1961-1971 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, तो 24.8%। इसका मुख्य कारण क्या था, तो पाकिस्तान और चीन का युद्ध। पाकिस्तान और चीन के साथ हमारा जो युद्ध हुआ था वो इसका मेन कारण नहीं था। हम इसे ट्रिक्स के माध्यम से याद रखने के लिए इस लाइन को ऐड कर रहे हैं। तो लाइन क्या था, हम लोग जब इसके साथ युद्ध हो रहा था पाकिस्तान और चीन के साथ, तो हम लोग भारतीय क्या किए, 24 घंटे एक्टिव रहकर अपनी आबादी बढ़ाएंगे और उनको 8 टुकड़ों में काट देंगे। तो इस डाटा को हम लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं कि 1961 और 1971 के बीच पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा वार हुआ था, और उस वार में हम लोग 24 घंटे एक्टिव रहकर अपनी आबादी बढ़ाए और इन दोनों को 8 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से इस डाटा को रिलेट करके याद रख सकते हैं। भारत में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कब दर्ज किया गया था, तो 1911 टू 1921। इस टाइम नेगेटिव ग्रोथ देखा गया था, -0.31% का। इसका मेन कारण क्या था, उच्च मृत्यु दर। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 टू 1918 के बीच, और उस टाइम अकाल आ गया था, तो भूखमरी से भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और 1918 का स्पेनिश फ्लू भी था जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये आपके सामने कुछ डाटा है ग्रोथ रेट के हिसाब से। ये डाटा भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस डाटा को भी हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से याद रखेंगे। अगर हम लोग आबादी की ग्रोथ रेट की बात करें तो सबसे
टॉप में है आपका मेघालय, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश और फिर आता है बिहार। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? तो जब मेघ आता है तो अरुण बाहर नहीं निकलता, हवेली में ही रहता है। इसी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो अधिक हुआ है। मेघ से आप लोग मेघालय राज्य को रिलेट करेंगे, अरुण से अरुणाचल प्रदेश को, और बाहर से बिहार राज्य को। अगर वही हम लोग यूटी की बात करें तो हवेली में रहता था, इससे हम लोग दादरा एंड नगर हवेली को रिलेट करेंगे। वही अगर हम लोग न्यूनतम की बात करें तो टॉप पर रहा है आपका नागालैंड, यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया है 0.47% की। फिर आता है केवल केरल, जिसका लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। फिर आता है गोवा। मैंने कहा था आपको जितने भी अच्छे चीज़ हैं उनमें यूटी में आपको लक्षद्वीप टॉप करते हुए दिखेंगे। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? तो जो नाग है, नाग के रेल मत, नाग को रेलो मत, उसको जाने दो। जाने दो मतलब वो, उसको जाने दो। नाग से आप लोग नागालैंड राज्य को रिलेट करेंगे, केरल से केरल को, और जाने यानी कि गो, जाने दो, गोवा। अब आ जाते हैं हम लोग चाइल्ड पॉपुलेशन पर, जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। 2011 की जनगणना की अगर हम लोग बात करें तो 0 से 6 वर्ष के बीच की कुल बाल जनसंख्या कितनी थी? तो 158.8 मिलियन। अगर वही हम लोग परसेंटेज की बात करें, वो कुल जनसंख्या का 13.1% था। 2001 की तुलना में 2011 में बाल जनगणना जो बाल संख्या थी वो कितने प्रतिशत की कमी हुई थी? तो 0.38% की। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी कौन सा था? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको जितने भी अच्छे काम है उनमें टॉप पर दिखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। वही अगर हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो वह दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश थी। अब आते हैं सेक्स रेशियो पे, मेल्स फीमेल्स पर 1000 मेल्स। लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943 फीमेल पर 1000 मेल। वही 2001 की अगर हम लोग बात करें तो वह 933 थी। आप लोग के सामने ये जो डाटा है ये मेल फीमेल सेक्स रेशियो का डाटा है। इसको हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो जो हाईएस्ट में है सेक्स रेशियो में वह केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। वही अगर हम लोग यूटीज की बात करें तो लक्षद्वीप टॉप पर है, और माहे पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो टॉप पर है। अगर हम लोग लोएस्ट की मेल सेक्स रेशियो की बात करें, मेल फीमेल सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा ऑन द टॉप, फिर जम्मू कश्मीर आता है। यूटीज में बात करें तो दमन एंड द्वीप और नगर, दादरा एंड नगर हवेली है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो हरियाली में जामुन गिरते ही जामुन की संख्या कम हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम लोग लोएस्ट रिलेट करेंगे हरियाली से हरियाणा को, और जामुन को जम्मू कश्मीर से रिलेट करेंगे। क्या होता है, लड़कियों का दमन हुआ हवेली में, इसलिए दादरा एंड नगर हवेली में जो है सेक्स रेशियो वो कम है। लड़कियों का दमन हुआ कहाँ पर? हवेली में। तो दमन एंड द्वीप को इससे रिलेट करेंगे और हवेली को नगर हवेली से, दादरा एंड नगर हवेली से। अब आ जाते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। 2001 की जनगणना के अनुसार यह 927 थी और 11 के अनुसार 919। वही अस्थायी जनगणना के अनुसार 914 थी। अस्थायी जनगणना क्या होती है? तो जब सरकार पूरे देश की जनगणना करती है तो तुरंत फाइनल डेटा तैयार नहीं हो पाता है, तो पहले जो शुरुआती गिनती होती है उससे अनुमान जारी किया जाता है, उसी को हम लोग अस्थायी जनगणना कहा जाता है। मोटा मोटी एक रफली डाटा से हम लोग अंदाज लगा के जो डाटा निकालते हैं उसी को हम लोग प्रोविजनल सेंसस यानी कि
अस्थायी जनगणना कहते हैं। यह डाटा आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो से है। इस डाटा से भी सवाल आते हैं, तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो हाईएस्ट में आपका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो अरुणाचल प्रदेश में टॉप है, फिर आता है मिजोरम, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लाहौल एंड स्पीति घाटी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो अरुण को शिशुओं में अंडा बांटना मजा लगता है। अरुण को हम लोग अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करेंगे और अंडा को अंडमान निकोबार से, मजे से मिजोरम राज्य को। शिशुओं से हम लोग याद रख सकते हैं कि यह चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है। वही अगर हम लोग लोएस्ट की बात करें तो हरियाणा राज्य लोएस्ट में आता है। जितने भी पुअर इंडेक्सेस आएंगी हरियाणा टॉप पे रहेंगे। उसके बाद दमन एंड द्वीप भी आपको यूटीज में मिलेंगे, जो कि लोएस्ट में सबसे टॉप करते हुए नजर आएंगे। झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है वो हरियाणा राज्य का है, वो भी चाइल्ड सेक्स रेशियो में लोएस्ट पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई है। तो वो है महाराष्ट्र। अब आते हैं हम लोग साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट। भारत में साक्षरता दर की गणना के लिए न्यूनतम आयु सीमा वो कितनी मानी जाती है। तो 7 वर्ष। किसी व्यक्ति को साक्षर कब माना जाएगा। तो जब वह व्यक्ति किसी भी भाषा में समझ और पढ़ लिख सके तो वह व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों की साक्षरता दर कितनी है। तो 69.3%। 2001 की जनगणना के अनुसार जो टोटल लिटरेसी रेट है वो कितनी थी। तो 64.83%। 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो 75.85। 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी। 54.16। 2011 की बात करते हैं अब हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी थी। तो 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर वह 82.14%। वही महिलाओं की बात करें तो वह 65.46%। वही जो रफली डाटा की बात करें अगर हम लोग तो 2011 के अनुसार जो कुल साक्षरता दर थी वह आपकी 72.98% है। वही जब कुल डाटा की मेजरमेंट किया गया तो वही 74.04% आई। रफली डाटा में पुरुषों की साक्षरता दर 2011 में 80.9% थी। वही महिलाओं की साक्षरता दर 64.63% थी। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर कितना था। तो 16.68%। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इससे आपको टॉप इस क्वेश्चन से आपको सवाल आते ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आपके लिए कि पुरुष और महिला में साक्षरता दर में कितना अंतर है। तो 16.68%। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में देखा गया। तो वह है राजस्थान। 27.85% का अंतर देखा गया। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर किस राज्य में देखा गया। तो मेघालय राज्य में। 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 9.2% की। ये जो डाटा आप लोग देख रहे हैं ये लिटरेसी ग्रोथ रेट का है। इससे पहले के डाटा हम लोग जो है वह लिटरेसी से देखे थे। इसमें आपको उच्चतम जो राज्य है वह है केरला और मिजोरम। न्यूनतम की बात करें तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश लिटरेसी ग्रोथ रेट में सबसे लोएस्ट में है। केंद्र शासित अगर बात करें तो लक्षद्वीप टॉप पर है। मैंने कहा था आपको यूटीज़ में लक्षद्वीप आपको जितने भी अच्छे काम है उसमें टॉप करते हुए दिखेंगे। वही दादरा और नगर हवेली जो है वो लोएस्ट में आते हैं। जिला की अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम राज्य का सरचिप जो जिला है वह टॉप पर है और अलीराजपुर मध्य प्रदेश यह लोएस्ट में आता है। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो जो टॉप कर रहे हैं उनको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वह करेला खाकर भी मज़े में रहते हैं। उनका फोकस सिर्फ लक्ष्य पर होता है। इसमें हम लोग करेला से करेला राज्य को इंडिकेट करेंगे और मज़े से मिजोरम को, लक्ष्य से हम लोग
लक्षद्वीप को रिलेट करेंगे। वही अगर हम लोग लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट का ट्रिक आपका हो जाता है अरुण बाहर निकलता था, दादा की बात नहीं मानता था, इसलिए उसका रिजल्ट खराब हुआ। रिजल्ट खराब हुआ इससे हम लोग जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट यानी कि जो पुअर ग्रोथ रेट है उसको रिलेट करेंगे। अरुण से हम लोग अरुणाचल राज्य को, बाहर से बिहार और दादा से दादरा और नगर हवेली को रिलेट करेंगे। लिंग आधारित साक्षरता दर लिटरेसी रेट जेंडर वाइज, तो पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल राज्य में। महिला में आपका सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ मिलेगा? तो लक्षद्वीप यूटीज में और केरला में टॉप है राज्य के हिसाब से। पुरुषों में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य में है? बिहार। और वही महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की साक्षरता दर कितनी है? तो 59%। वही अगर हम लोग एससी की बात करें साक्षरता दर की तो वह 66.1% है। अब हम लोग आते हैं जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पर। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, इसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। 2001 के अनुसार अगर देखें तो जनसंख्या घनत्व जो हमारा था वह 325 पर स्क्वायर किलोमीटर था। वही 2011 में यह बढ़कर 382 हो गया। ये जो डाटा देख रहे हैं आप, यह पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेट है। इस डाटा को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। तो अगर हम लोग टॉप पर देखें तो टॉप पर आपका बिहार, जितने भी आपके पुअर इंडेक्सेस हैं उसमें बिहार आपको टॉप करते हुए दिख रहे हैं। बिहार है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, फिर आपका केरला आता है। वहीं अगर हम लोग न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य है। केंद्र शासित में आपका दिल्ली और चंडीगढ़ है। वही न्यूनतम की बात करें तो अंडमान और निकोबार है। जिला में उत्तर पूर्वी दिल्ली और न्यूनतम में आपका दिव्यांग वैली है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो जो उच्चतम वाले हैं उसको कैसे याद रखेंगे? तो जब भीड़ बढ़ता है तो हमारी बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो कम नहीं होता। आप लोग भीड़ से पॉपुलेशन डेंसिटी को रिलेट करेंगे। बीपी से, यहाँ पर बी से आप लोग बिहार राज्य को और पी से पश्चिम बंगाल राज्य को रिलेट करेंगे। बढ़ता नहीं है, वह कम नहीं होता, वह बढ़ जाता है। कम से आप लोग केरल राज्य को रिलेट करेंगे। वही अगर हम लोग न्यूनतम राज्यों की बात करें तो उसका ट्रिक्स है अरुण मजे में है क्योंकि वह अकेला है। अकेला कैसे है? क्योंकि वहाँ पर भीड़ कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो अकेले से आप लोग पॉपुलेशन डेंसिटी में लोवेस्ट है, इसको रिलेट कर सकते हैं। अब उसको अंडा खाने का जो अकेला अवसर मिलेगा, इसलिए वह मजे में है। तो इस प्रकार हम लोग अरुण को अरुणाचल प्रदेश राज्य से, मजे में है, मजे से हम लोग मिजोरम राज्य को रिलेट करेंगे। अकेले से पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर कम है, इसको रिलेट करेंगे। और अंडा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला टॉपिक है हमारा ग्रामीण और शहरी विभाजन। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 833.1 मिलियन, जो कि पूरे जनसंख्या का 68.8% होता है। ग्रामीण जनसंख्या में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ग्रामीण जनसंख्या में अंतिम 3 राज्य कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम और गोवा। भारत में अगर शहरी जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो वह 377.1 मिलियन है, जो कि पूरे जनसंख्या का 31% हो रहा है। शहरी जनसंख्या में शीर्ष 3 राज्य हैं आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फिर तमिलनाडु। शहरी जनसंख्या में अंतिम 3 राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नेक्स्ट आपका है ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत। प्रतिशत में पूछा जा रहा है अब किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दादरा और नगर हवेली में। शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह है दिल्ली। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सबसे आगे कौन सा है? हिमाचल प्रदेश 89.9%। ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वह है बिहार। ग्रामीण जो जनसंख्या है प्रतिशत में तीसरे स्थान पर आपका असम मिलेगा, जो कि 85.9% है। शहरी जनसंख्या में प्रतिशत में सबसे आगे आपका
गोवा राज्य है जो कि 62.17% का रखता है। वही अगर आप लोग दूसरे में बात करें तो तमिलनाडु है, तीसरे में आपका केरल राज्य है। एससी की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो वह 201 मिलियन है, जो कि पूरे होल जनसंख्या में 16.6% की परसेंटेज में आती है। एससी की अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो कौन सा राज्य टॉप है? एससी में आपका उत्तर प्रदेश है। प्रतिशत के अनुसार एससी जनसंख्या सबसे अधिक पंजाब राज्य में है। एससी की न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है? मिजोरम में। प्रतिशत के अनुसार एससी की न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है? मिजोरम। किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एससी जनसंख्या जो है वह 0 है? 0% में आपका नागालैंड आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप। अब बात करते हैं हम लोग एसटी जनजाति की। तो एसटी जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? 104.3 मिलियन, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% है। एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो एसटी आपको मध्य प्रदेश में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। प्रतिशत के अनुसार एसटी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वह है आपकी लक्षद्वीप में। एसटी जनसंख्या की न्यूनतम जनसंख्या किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में है? तो पहले राज्य है आपका हरियाणा, फिर उसके बाद आपका पंजाब, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। धर्म के आधार पर अगर हम लोग देखें तो 2011 के अनुसार हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 78.35%। 2011 में वही मुस्लिम जनसंख्या कितनी थी? तो 14.2%। हिंदू जनसंख्या में कितने प्रतिशत अंक की कमी हुई है? तो 0.7% अंक की कमी हुई है। वही अगर हम लोग मुस्लिम जनसंख्या में बात करें तो वह 0.8% थी। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस धर्म में हुई है? मुस्लिम धर्म में, क्योंकि उसमें साक्षरता समुदाय कम है, साक्षर व्यक्ति उसमें कम है। जिसमें आपको साक्षर कम मिलेंगे उसमें पॉपुलेशन अधिक तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे, जैसे कि आपका मुस्लिम कम्युनिटी हो गया। वही अगर हम लोग न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो वह आपका जैन धर्म में देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें साक्षरता दर की जो ग्रोथ रेट है वह सबसे अधिक है। 2011 में हिंदू जनसंख्या कितनी थी? तो 966.26 मिलियन। अगर हम लोग 10 साल की दौरान हिंदुओं की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो वह थी आपकी 16.76%। 2011 में मुस्लिम जनसंख्या कितनी थी? 172.25 मिलियन। अगर हम लोग दशकीय मुस्लिम वृद्धि दर की बात करें तो वह थी आपकी 24.65%, जो कि सबसे टॉप में था। सर्वाधिक बौद्ध और जैन धर्म वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? केरल। ईसाई जनसंख्या वाला केरल। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे। हिंदू जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो हिमाचल। इसमें प्रतिशत की बात की जा रही है, इसलिए हिमाचल प्रदेश ऑन द टॉप। मुस्लिम जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? तो लक्षद्वीप में, जो कि है 96.98%। 96.58%। जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये क्या होता है? तो जब देश में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है या तो देश को क्या होता है? फ़ायदा होता है। इसी को हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। भारत में कार्यशील आयु वर्ग किसको माना गया है? तो 15 से 64 वर्ष या फिर 15 से 59 वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों को। भारत में अगर कार्यबल की बात करें, वर्कफोर्स इन इंडिया, तो भारत में पुरुष कार्यबल की भागीदारी है 53.26%। वहीं अगर महिला कार्यबल की बात करें तो वह 25.5% है। ग्रामीण भारत में महिला LFPR सबसे अधिक किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में दिखेंगे। LFPR इसका मतलब क्या होता है? तो कितने लोग काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, उसी के प्रतिशत को LFPR कहते हैं। LFPR का फुल फॉर्म की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो इस मामले में आपका तमिलनाडु राज्य टॉप पर दिखेगा। अगर हम लोग माइग्रेंट ट्रेंड्स की बात करें यानी कि प्रवास प्रवृत्ति की, तो सर्वाधिक बाह्य प्रवास यानी कि आउट माइग्रेशन, जो राज्य से बाहर काम करने जाते हैं, उसमें आपका उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य टॉप पर मिलेंगे।
वही अगर हम लोग इन माइग्रेशन मतलब जहाँ लोग ज़्यादातर काम करने जाते हैं, तो उस मामले में आपको महाराष्ट्र राज्य टॉप पर दिखेंगे। पुरुषों में प्रवास माइग्रेशन क्यों होता है? तो मुख्य कारण होता है क्या? कार्य और रोजगार। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो वह विवाह होता है। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना SECC पहली बार कब कराई गई थी? तो 1931 में। SECC किस मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। भारत में अगर विकलांग जनसंख्या की प्रतिशत की बात करें तो वह 2011 के अनुसार 2.21% थी। वही अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या कितनी थी? तो 26.8 मिलियन। किशोर जनसंख्या किस वायु वर्ग को कहा जाता है? तो 10 से 19 वर्ष की आयु को किशोर जनसंख्या कहा जाता है। भारत में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वह 21% है। अगर सेंसस 1951 की मुख्य बातों की बात करें तो 1951 की जनगणना के अनुसार 361 मिलियन थी जनगणना। साक्षरता दर की बात करें तो 18.33% पुरुषों की थी, 27.16% पुरुष थे। अगर महिलाओं की बात करें तो वह 8.86% थे। लिंगानुपात 946 था प्रति हजार। पुरुषों में महिलाओं की संख्या। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 117 लोग ही रहते थे। और अभी आपका ये कितना हो गया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने जनगणना 2011 की सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लिया है और उन्हें ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।